हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना केमिस्ट्री का, तो क्लास 12 है, अपना चैप्टर 3 है। इसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर कितना है? 3 है, यानी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे बोलते हैं विद्युत रसायन, जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ एक बार। जिसको समझ नहीं है दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जो लास्ट वाला आपका सेल वाला क्या कहता है चैप्टर, सेल वाला कहता है ना, सेल वाला नहीं पढ़ा है। और संचारण जो कि 9वां में 10वां में पढ़े हैं आप लोग, तो वहाँ पे जंग लगने के बचाने की प्रक्रिया को, ठीक है, इसलिए छोड़ दिए थे। तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको नजर में आ रहा है सर विद्युत रसायन क्या है, इसे डेफिनेशन पहले बता दीजिए। देखिए आप सबको सामने यहाँ देखिएगा, देख रहे क्या विद्युत रसायन इतना बड़ा। देखिए इसे बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक विद्युत है, यानी हम क्या बोलेंगे, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। छोटा कर थोड़ा सा, देख नहीं पा रहे हो ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक विद्युत है बाबू, क्या ये विद्युत। यानी यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा एक तरह से। यहाँ से क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल यानी केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री, ठीक है। जब मतलब क्या कहने का मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री एक तरह से। इतना जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी भी है और क्या तुम्हारा केमिस्ट्री वाला पार्ट भी है, इसीलिए क्या नाम पड़ गया इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। से इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन। इसका सिर्फ एक ही काम है बाबू, मुख्य जो यहाँ पे फेमस बता रहे हो बता देखिएगा। मान लीजिए आपका मोबाइल है, यहाँ पे मोबाइल, इसे ज्यादा अच्छे से बेटर से आप समझ नहीं पाएंगे, सही बता रहे। जब मोबाइल को कनेक्ट कर रहे किसमें? बिजली में। तो बिजली से क्या बना है? विद्युत, मतलब विद्युत से। तब विद्युत से क्या बना है? जब ये चार्ज होता है ना, चार्ज, तब विद्युत से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इधर समझ में आ गया? जब वो चार्ज हो गया, मान लिया पूरा चार्ज हो गया और मतलब फुल हो गया, तब फुल होने के बाद तो चार्ज नहीं लेगा, वो तुम्हारा चार्ज लेगा ही नहीं, और डीएक्टिव कर देगा वहां पे। अब मान लीजिए जब चार्जर हटा देता हूँ तो क्या करता है एक तरह से, जब रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज कर रहा हो? विद्युत ऊर्जा में। अब इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है किसका? तो केमिस्ट्री का। जैसे फिजिक्स है ना ब्रांच आती साइंस का, केमिस्ट्री है ना ब्रांच साइंस का, वैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसका ब्रांच है? केमिस्ट्री का। किसका है? केमिस्ट्री का। याद रखिएगा इसके बारे में, इस चैप्टर में ही पढ़ना है। देखिए इसे मैं अभी जज करता हूँ, कोई फायदा नहीं, सबको आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें क्या क्या हम लोग क्यों इसको नाम पड़ गया? देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। रासायनिक ऊर्जा से बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है, और बैटरी की रासायनिक ऊर्जा से कन्वर्ट करते हैं किसमें? विद्युत ऊर्जा में। हम लोग पंखा चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, चाहे घड़ी चलाते हैं, तो कुछ भी, ये सब किसमें चेंज हो रहा है? तो यहाँ क्या बोल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में क्या करता है? एक तरह से प्रयुक्त की जा सकती है। अब विलोमन इसका उल्टा क्या होता है? उल्टा। विद्युत ऊर्जा का प्रयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है जो स्वतः अग्रसारी नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिएगा, पहले तो बैटरी है, बैटरी तो अंदर हो रहा है, अपने आप ही स्वतः हो रहा है, स्वतः हो रहा है ना। मैं बता रहा हूँ स्वतः क्या होता है, स्वतः क्या होता है, स्वतः जो अभिक्रिया उसके अंदर हो रहा है। देखिए मैं जाकर पंखा चला दिया, चलाए ना जी, टीवी चला दिया, बल्ब जला दिया, स्वतः होगा क्या? इसमें करंट फॉलो करूंगा तब जाके होगा। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोला है विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित यानी काम करने के तरीका को दर्शाना है जो क्या पे, जो स्वतः अग्रसारी नहीं होते हैं, अपने से नहीं होता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। अपना उद्देश्य क्या है? देखिए ये अपना उद्देश्य है, दिखाई दे रहा क्या? इस चैप्टर हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, देखिए क्या इस एक के अध्ययन के पश्चात आप क्या समझ जाइएगा। इसे पढ़ने तो आप क्या क्या समझ जाएंगे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके, आप समझ चुके। देखिएगा, एक विद्युत रसायन सेल का वर्णन कर सके। हम विद्युत रसायन सेल का वर्णन नहीं कर सकते क्या? डायग्राम नहीं बना सकते हैं क्या? बना सकते ना? सोचिए नहीं बना सकते तो आप देख लीजिए, आगे फोटो मिलेगा, कुछ इस टाइप का होता है, बनाया हूँ, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या बोला, एवं ग्लैमनी व विद्युत अपघटित सेलों के मध्य हम विभेद कर पाएंगे। ग्लैमनी सेल और विद्युत अपघटित सेल क्या होता है, इसके बारे में हम जान पाएंगे। अंतर बता देना, अंतर ग्लैमनी सेल और विद्युत अपघटित सेल। ग्लैमनी सेल उसे बोलते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, और तुम्हारे क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटित सेल उसे बोलते हैं तो विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज करेगा? रासायनिक ऊर्जा में। उल्टा नहीं, दोनों एक ही बोलते हैं क्या? अलग अलग बोला ना। चलिए
अब यहाँ देखिएगा इस पॉइंट के बाद ये भी पढ़ेंगे। गैल्वेनेसी क्या गैल्वेनी सेल के या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये किसी वजह क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल के परिकलन हेतु नेट समीकरण नहीं पढ़े क्या, नेट समीकरण अनुप्रस्थ कर सकेंगे एवं सेल के मानक विभव को परिभाषा भी करेंगे। मानव ई नोट याद आ रहा है, इसका विवेक कर पाएंगे हम लोग, ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पढ़ते हैं यहाँ ना, ये वाला पार्टनर। चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, देखिएगा ये तो हमने पढ़ चुके थे, फिर भी पढ़ लेते। देखिए गैल्वेनी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, ये आपको लग रहा है कि बल है लेकिन बल नहीं है, क्या ये विभव है, विभव पोटेंशियल है, पोटेंशियल ठीक है। उसके परिकलन हेतु नेट समीकरण को अनुप्रस्थ कर सकेंगे एवं सेल के मानक भिन्नताओं को परिभाषित कर सकेंगे। बहुत सारे सेल का मानक स्टैंडर्ड मान से बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसको परिभाषित कर सकते हैं। चलिए और क्या पढ़ पाएंगे इसके बाद आगे देखिए। देखिए क्या सेल के मानक विभव, सेल ये बता देना अभी ये वाला, सेल का मानक विभव सेल का अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा एवं उसके संबंध स्थिरांक में संबंध कर सकेंगे, या स्थिरांक मैंने कप्पा, समझ में क्या, उसको हम जान पाएंगे क्या होता है। और देखिए नहीं क्या बोला, आयनिक समझा ना था, तुम्हारा कभी भी विद्युत अपघटन होता है उसमें आयनिक के वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और तुम्हारे धातु में किसके वजह से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से, ये होता है। अब यहाँ देखना आयनिक ही होगी, आयनिक विद्युत अपघटन एवं इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक चालकता में विभेद कर सकेंगे, तो हम पढ़ लेंगे इसके बारे में, विद्युत अपघटन के बारे में, तो आयन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। आयन में क्या होता है, H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन, ये कब होती है क्रिया है, ये तुम्हारे जल में होती है। अरे यार समझ गया, H प्लस और OH माइनस है दोनों मिले क्या बनता था, यहाँ पे जल का निर्माण करता है, समझ में आ रहा क्या, इस कंडीशन में बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या विद्युत अपघटन विलयन की चालकता मापने की विधियों का वर्णन करेंगे, अब उसके मोलर चालकता का परिकलन भी करेंगे। और इसने क्या बोला, विधियों का मापन करेंगे, मापन मैंने वही नेसर समीकरण के माध्यम से इसे मापन करेंगे। और तुम्हारा बताए थे लैम्डा एम, बताए थे ना, फिर लैम्डा एम नोट, ये वाला यहाँ पे नोट था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, जान पाएंगे। और देखना विलयनों की चालकता में करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोलर चालकता यानी सच में हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कि लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है कैसा लिक्विड है। ग्राम अणु चालकता के संरचना के साथ परिवर्तन के औचित्य को बता सकता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इधर ये पर ये नहीं है, इसे बोलते हैं, ये नोट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, शून्य संधारिता या अनंत तुल्यता का मोलर चालकता है, इसे क्या दर्शाते हैं हम लोग, मोलर चालकता, ठीक है। और ग्राम अणु की चालकता को परिभाषित कर सकते हैं, देखिएगा इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये शायद नहीं पढ़ जाएगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट, एक कोलराउच का नियम पढ़े ना जी, कोलराउच नियम को प्रतिपादित कर सकेंगे एवं इसके अनुप्रयोगों में हम जान सकेंगे क्या इसका अनुप्रयोग है, वो भी हम जान पाएंगे, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ प्राथमिक यहाँ पे विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष को समझ पाएंगे, उसमें कितना अपघटन होता है मतलब विद्युत के अंदर, वो भी हम लोग जान पाएंगे। और से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ प्राथमिक एवं संचालित बैटरी के बारे में, प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरी और संचालित बैटरी जो यूज हो रहा है। अब ईंधन के बारे में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, वर्ण करेंगे और संरचना भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्लास में नहीं हुआ था, ठीक है, करा देंगे अभी यहाँ पे। संरचना के संचारण को विद्युत रासायनिक प्रक्रम के रूप में बता सकेंगे। क्या इसने बोला, संचारण लिख रहा क्या, लास्ट टॉपिक संचारण है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, बस फास्ट में रिवीजन करेंगे और आगे कर चलते हैं। चलिए इसको देखिए, तो पढ़ लिया ना, यहाँ देखिए परिभाषा कहाँ से मिल रहा है, वैद्युत रसायन स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया में से निर्गत ऊर्जा है, ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है। अब विद्युतीय ऊर्जा को स्वतः अप्रवाहित रासायनिक परिवर्तन उपयोग का अध्ययन कहलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। दोबारा समझिएगा, वैद्युत रसायन पता है स्वतः अपने से परिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में, अपने से रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गत ऊर्जा, मतलब ऊर्जा को क्या करते हैं एक तरह से, यहाँ पे विद्युत निर्गत से मतलब निर्गत ऊर्जा से विद्युत उत्पादन एवं विद्युतीय ऊर्जा के स्वतः मतलब क्या कर रहा है एक तरह से अप्रवाहित रासायनिक परिवर्तन में उपयोग का अध्ययन कहलाता है। कौन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपको समझ नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा है ना कि विद्युत रसायन वो क्रिया है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब समझ आएगा यहाँ पे। और देखिए यह क्या विषय सिद्धांत प्रयोगात्मक है, तो धातु देखना क्या हो रहा है, यह विषय
सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक है, दोनों ही विचारों में उपयोग की जाती है। पहला सोचने पे भी और लिखने पर भी। बहुत सारी धातुएं जैसे सोडियम हो गया, ठीक है क्या, फिर क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर होता है क्लोरीन हो गया, फिर सोडियम को Na बोलते हैं, Na क्या हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड नहीं जी, वो H होगा, वही तो होगा, चाहे कोई भी वो H होगा, इसके अंदर जुड़ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिला के एक ही है जी। यहाँ से आता क्या तुम्हारा दोनों एक ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्षार बोलते हैं, ये तुम्हारा क्लोरीन है Cl, फ्लोरीन है F, तुम्हारा अन्य बहुत सारे धातुएं होते हैं, ठीक है। सारे रसायन विद्युत रासायनिक विधियां द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ बैटरी एवं ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तन करता है, और विभिन्न उपकरणों एवं युक्तियों में व्यापक रूप से उपयोगी में ला जाते हैं। विद्युत अभिक्रियाएं ऊर्जा प्रमुख होता है। देखिए फिर से बढ़ते हैं, अब बोले विद्युत रसायन क्या, देखिए गौर से, विद्युत रसायन विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। क्या बोला इसने, जो बहुत सारा बैटरी बताया ना, किससे बनाया जाता है, तब विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। अब बैटरिया एवं ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को, तो बैटरी क्या होता है, तो जान ही ईंधन सेल क्या होता है, ऐसे मतलब यूज होता है ना ईंधन सेल, जैसे कि मान लीजिए लिक्विड टाइप का हो, चाहे बैटरी ही मान लीजिए एक तरह से, ठीक है, इसी को मान लीजिए। ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता हो एवं विभिन्न उपकरणों एवं युक्तियों में व्यवहारिक रूप से लगाया जाता है। क्या बोला इसने, बहुत सारे उपकरण मैंने मशीन, युक्तियां मैंने भी मशीनें होता है, उसमें लगाया जाता है। बैटरी को नहीं लगाते क्या, हम गाड़ी में क्या बोलते हैं, जो मतलब होता है स्कूटर वगैरह कार वगैरह होता है ना जी, उसमें बैटरी लगता है ना, जैसे बस वगैरह लगता है ना, वो कहाँ से लगता है, ये सब लगता है सूखा बैटरी। आगे देखते हैं, ये तो बड़ा ऊर्जा पर गुण करता है, यानी इफेक्टिव करता है, देख रहे क्या, इफिशियंट करता है तरह से, तथा अल्प प्रदूषण करती है। क्या कहता है ये, अल्प मैंने क्या होता है, बहुत कम प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। अतः विद्युत रसायन का अध्ययन कई नई तकनीकों के आविष्कार है, जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। समझ में क्या बोला ना, विद्युत रसायन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्यों, हम पर्यावरण को समझ सकते हैं कैसे ये हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि संवेदी संकेतों का कोशिका में मस्तिष्क या इसके विपरीत दिशा में संचरण, कोशिका के मध्य संचार का मूल आधार विद्युत रासायनिक ही है। जितना सारा मॉनिटर है, जितना सारा कंप्यूटर जो बन रहा है, सब विद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बन रहा है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। बहुत सारे बैटरी के मेन तो बैटरी की बात कर रहा है, बैटरी से चल रहा है सब कुछ जी। मोबाइल चल रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसमें क्या बैटरी नहीं है, उसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा क्या, हर एक चीज में लगा रहता है, जो अपना कोऑर्डिनेशन करता ब्रेन है उसका, ये बोल रहे हैं क्या, मस्तिष्क से, देखा क्या। और क्या बोले थे हम लोग, है ना, विद्युत रासायनिक ही है। अतः देखिए, विद्युत रसायन एक अति विस्तृत एवं अति विशिष्ट अंतर विशिष्ट विषय है। इस एकक में हम केवल इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक पहलुओं पर विचार करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ना कि तुम्हारा और भी बहुत सारे चैप्टर है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या, बताइए, तो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत जरूर थोड़ा बहुत आ रहा होगा, थोड़ा सा और इफेक्ट करेंगे अपने ऊपर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या, तो मैं सोचा कि इसे खत्म करें, तो क्योंकि मैं बना नहीं पाया था तो चैप्टर का वो पीडीएफ, तो सोच रहा इसी को मैं कंप्लीट करता हूँ पहले। देख रहे क्या, आपको विद्युत रसायन सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे पढ़ने से अच्छा कि मैं इसी को पढ़ लेता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रहा क्या, कितना अच्छा लगता है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, वो तो दिखता ही नहीं था फोटो से, देखिएगा। अब आप समझिए, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, जो क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा जिंक के लवण का विलयन है, जो कि इसमें लिख नहीं रखा है, सूत्र होगा, लिखता हूँ, जिंक NaSO2, अच्छा 2 होता है, 4 होता है, जिंक सल्फेट, जिंक SO4 होता है, 2 जो होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। आप देखिएगा, जिंक है तो जिंक का धातु, कॉपर है तो डाउट है किसी को, चलिए अब ऐसे क्या करा मैंने, करंट को फॉलो करवाया, देख रहे क्या, और इसमें क्या लवण सेतु है, क्या ये, और किससे मिलकर बनाता है, तो बोलिए अगार, और यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, NHO3 KCl, है ना, और अगार, ठीक है सर। वो अगार क्या बोलते हैं, जान से रोक देता है, इसे बोलते हैं लवण सेतु, क्या बोलते हैं। अब बताइए, जब इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं कैथोड एनोड,
क्या बोले इसको, अब इसे क्या बोले प्लस वाले को कैथोड। अब देखिए एनोड जाएगा किसके पास, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट किधर आएगा, इधर। ये जो आ रहा है क्या आ रहा है, करंट है, विद्युत धारा आ रहा है। वो डाउट आता है किसी को, बस हो गया खत्म। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, और पूछे क्या आएगा, देखिए इसके बारे में पढ़ते देखिए, समझ में आ रहा ना, मैं समझाया इसलिए, अब इसलिए देखो अब तुमको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो धीरे धीरे पढ़ेगा फिर आ जाएगा, अपने आ जाएगा। कहाँ जाएगा भाग के, देखो डेनियन सेल, डेनियन सेल जिसमें जिंक एवं कॉपर इलेक्ट्रोड अपने अपने लवणों के विलयनों में क्या है, निमज्जन है, निमज्जन में मिला हुआ है। ये इलेक्ट्रोड ये वाला एनोड वाला इलेक्ट्रोड और कैथोड वाला इलेक्ट्रोड, समझ में आ रहा क्या, एनोड जा मान बस इसलिए तुम्हारा ऐसा बन गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं है, एकदम आसान से समझ में आ जाए। चलो कक्षा 11 में तो पढ़े नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखा हमेशा आंसर नहीं बोलता है, पिछले चैप्टर में आप पढ़े हैं नहीं तो जाके पढ़ के लिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा देर तक ताकि समझ में आ जाए। देखिए कक्षा 11 के एकांक 8 में चैप्टर कौन सा है यहाँ पे 8, पढ़ लीजिए कभी। 8 में हम डेंसल डेंसल सेल यानी डेनियल सेल की रचना एवं कार्यविधि के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कल पढ़ा है, ठीक है। चित्र 3.1 में देखिएगा, जो दिखा दिए, ठीक है। यह सेल निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जिंक सल्फेट है, कॉपर 2+ है, ये दोनों रिएक्शन क्या था, क्या होना, जिंक +2 होगा, ऐसे क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्या बोले इसने, जिंक है, अब इसने क्या करा, जिंक इसको दे दिया, ये जिंक है, अब तुम्हारे क्या यहाँ पे अलग करा, अब ये भी तुम्हारे क्या कर रहे हैं, खत्म ले लिए, ये तुम्हारा अब चयन हुआ है, क्या है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ ये ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ तुम्हारा रिडक्शन, यानी अब चयन हुआ। आज सुनो क्या, देखो जब इतना Zn2+ तथा कॉपर इतना आयनों की सांद्रता एक इकाई यानी 1 मोल क्या है, 1 मोल एक डेसीमीटर है, डेसीमीटर, ठीक है, लगभग इतना पावर होगा इसका, तो या फिर इतना 1 मोल मान सकते हैं, ठीक है। डेसीमीटर होता तो है, तो इसका विद्युतीय विभव कितना होना चाहिए 1.1 वोल्ट, क्योंकि आपने बताया था ना जी 1.1 वोल्ट क्यों हो रहा है, ये बताया था। इस प्रकार की युक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैबनी सेल या फिर वोल्टेजीय सेल कहते हैं। समझ में आ गया, ये लिख देना आंसर आ गया। चलो आगे लिखिए, यदि ग्लैबनी सेल में एक विपरीत वाहकम विभव लगाया जाए, और चित्र 3.2 में देखिएगा, ये देख रहा क्या, देखिए चित्र 3.2 है ना, ये 3.2 ठीक है क्या, तो पहले पढ़ लेते हैं तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला है, यदि ग्लैबनी सेल में एक विपरीत वाहकम विभव, वाहकम मैंने अलग से इलेक्ट्रिक करंट लगाता है, अलग से करंट दे रहा हूँ, ठीक है, अलग से लगाया जाए तो चित्र 3.2 में एक इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो यह हम देखते हैं कि अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वाहकम विभव 1.1 वोल्ट नहीं होता। और इस स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है एवं सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है। अब वाहकम विभव में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि अभिक्रिया को पुनः परंतु विविध दिशा में प्रारंभ कर देती है। चित्र 3.2 ग में ये तुम्हारा क है, क्या है तुम्हारा क, किसी तुम्हारा खा कहाँ गया जी, खा यानी ग में देखो, अब एक विद्युत अपघटनीय सेल के समान कार्य करता है, जो कि एक स्वतः अप्रवाहित रासायनिक अभिक्रिया को विद्युतीय ऊर्जा के उपयोग से प्रारंभ करने की युक्ति है। दोनों ही सेल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एवं हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषता का अध्ययन आगे की पृष्ठ में करेंगे। चलिए इसके बारे में पहले जानते हैं। इसने पहला क्या बोला, जो पहला बोला वो लिखा भी है, टेंशन नहीं करने का। देखिए चलिए दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, नहीं दिखा तो बता दीजिएगा कि नहीं दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है, इतना भीरू ना हो इसलिए, दूर होता ना दिखेगा। देखिए क्या बोल रहा है, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, दिखा दे रहा है क्या, ये तुम्हारा क्या नहीं, तुम्हारा देखिएगा कॉपर है, ये तुम्हारा एनोड है, ये तुम्हारा क्या है एथोड है। ये विद्युत धारा जा रहा है तो करंट उधर जा रहा है, और इसमें क्या लगा दिया, ये तुम्हारा प्रतिरोध लगा दिया, किस लिए, हमें देखने के लिए कितना इसे वोल्टेज आ रहा है। समझ में क्या, यहाँ पे तुम वोल्टामीटर भी लगा सकते हो, तुम्हारा एरो का निशान दिखा रहा है कैसे कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है धारा का मान, बात धारा तो 1.1 वोल्ट आ रहा है, लगभग उससे छोटा ही है। अरे जब ये बाह्यतम माने क्या होता है यहाँ पे, यानी इसकी बात हो रही है, बाह्यतम को इसमें बाया दाया, ये बाया है, एने वाला बात हो रहा है, ठीक है, इसकी बात एनोड की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर जाता है, जा रहा है क्या, तो जा रहा है ना जी, जाता है,
अब आता है विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होता है। कॉपर से कहाँ से क्या होता है? अरे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, धारा इधर नहीं आएगा, देखो। चलिए, अब प्रवाहित होता है तो अब फिर क्या वाला जिंक एनोड पर घूमता है तथा कॉपर किस पे घूमता है? कैथोड पर निक्षेपण होता है। पूछेगा जिंक और कॉपर के रिएक्शन में जिंक कहाँ पे जाके मिलता है? जिंक जाता है एनोड के पास, उल्टा नहीं बोले क्या? जिंक एनोड पर से घुलता है, एनोड पर से क्या करते हैं? घुलना शुरू होता है। और फिर इसने क्या बोला है? तथा कॉपर कहाँ पे मिलता है? एक से कैथोड पर। अरे यही ना कॉपर है और यही तुम्हारा जिंक है। बस आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट। अब देखिए इसमें अब करंट सीधा ऊपर क्यों जा रहा है? 1.1 वोल्ट देखिए बराबर है। ये थोड़ा कम था 1 वोल्ट 1 से, तो तुम्हारा करंट फॉलो नहीं होने वाला है, समझ ना? अब तुम्हारा क्या इसके बराबर आ गया। देखिए जब इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अब इसमें कोई प्रभाव नहीं होता बाबू, समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन भले तुम्हें बोले कि प्रभाव हो रहा है, लेकिन ये सीधा है। सीधा का मतलब क्या होता है? आई बराबर कितना? आई बराबर, तो आई बराबर 0 तो कुछ होगा जी, मेन तो आई ना है। क्यू बराबर आई टी, आई तो मेन है जी, क्यू अब एस टी है, ये नहीं है, तो अब इसका से आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे देखिएगा, ये देखिए करंट क्या एक से क्या ज्यादा है, अब ज्यादा है तो फॉलो होना शुरू हो जाएगा। जिंक एनोड नेगेटिव है। अब क्या उल्टा होगा एक तरह से, मैं बताया था कि दोनों में आपस में उल्टा हो जाता है। कैथोड का क्या एनोड हो जाता है, एनोड का क्या होता है? कैथोड हो जाता है। तो तुम्हारे क्या बन गया? पॉजिटिव, क्या बन गया? नेगेटिव। और तुम्हारा कॉपर इधर आ गया और जिंक तो ऐसी है। और तुम्हारा देखिए जब तुम्हारा देखो इधर गौर करना, इलेक्ट्रॉन है तो इधर ना जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो करंट इधर आएगा। तो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में चलने की दिशा को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक धारा बोलते हैं। समझ में आ रहा है इतना चीज? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। दूसरा पॉइंट, जिंक यानी जिंक इलेक्ट्रोड पर विक्षेपित होता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड विक्षेपित होता है। जिंक यहीं पे होगा और कॉपर यहीं पे होगा, ठीक है? चलिए अब आता है गैलेमनी सेल, बहुत पढ़े अभी नहीं पढ़े थे पहले जी। क्या होता है गैलेमनी सेल? समझ में आ रहा है जी शिवानी? तो गैलेमनी सेल पहले इसके बारे में इसका डायग्राम देख लो। डायग्राम नहीं जी, नहीं तो वही वाला डायग्राम था। डायग्राम दिखाया ना, वो लिखा हुआ, देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कक्षा 11 का 8वां चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? पढ़ा है ना जी। फिर क्या होगा? गैलेमनी सेल एवं विद्युत रासायनिक सेल है जो कि एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। कौन करता है बाबू? तो गैलेमनी सेल करता है। कौन करता है? गैलेमनी सेल। गैलेमनी सेल क्या बोला फिर से देखिएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया इसके अंदर होता है। क्या होता है इसके अंदर? रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। रेडॉक्स सबको पता है क्या होता है? अपचयन और उपचयन दोनों होता है, पढ़े होंगे आप लोग। रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहता है जो अपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। अपचयन उपचयन, हाँ आगे देखते हैं, दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इस हेतु में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। मतलब दूसरा ऊर्जा होता है ना, किसमें चेंज होगा? विद्युत ऊर्जा में, जिसको मोटर या अन्य विद्युतीय गुण तो जैसे कि हीटर, पंखा, गीजर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। समझ में चीज क्या? आगे देखते हैं। डेनियल सेल क्या होता है? देखिए कहाँ है डेनियल सेल, जिसका वर्णन पहले भी किया जा चुका है, हम इसके बारे में पढ़े हैं, जिससे भी पढ़े हैं डेनियल सेल के बारे में, ठीक है? जो अंदर ही अंदर होता है, अरे नॉर्मल सा सेल जो होता है घड़ी वाला, ठीक है? एक ऐसा ही सेल है जिसमें निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। डेनियल सेल क्या तुम्हारा? रेडॉक्स अभिक्रिया का ही पार्ट है, मतलब उसके अंदर ही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब देखिए एक और बताते हैं। अगर मैं आपको बोला बाबू कॉपर, कार्बन क्या करा मैंने? ऑक्सीजन से जलाया तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। कौन है जी? अपन इसमें क्या निकाला? उष्मा निकाला। तो देखिए ये तुम्हारा क्या देखते से, ये तुम्हारा कुछ नहीं था, इसमें ऑक्सीडेशन हो तो क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जुड़ा ना जी एक तरह से। चाहे और बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, चलिए इसी में देख लेते हैं, समझ में आ जाए। देखो डेनियल सेल जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, और एक ऐसी सेल जिसमें निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन कौन होता है? देखिए जिंक सल्फेट, अभी बताया ना, जिंक सल्फेट नहीं, जिंक के खाली जब तुम्हारा कॉपर से रिएक्शन करेगा तो ऐसा बन जाएगा, बताया ना अभी जी। अभी मैप भी दिखाया आप लोग को। अभी क्या हो रहा है? यह अभिक्रिया दो अर्थ है। अर्ध सेल अभिक्रिया का संयोज है।
दो गो आधा सेल को जब रिएक्शन करेंगे तो बनेगा ऐसा। इसका योग समग्र सेल अभिक्रिया होता है। देखिए कॉपर जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो फिर समझाते हैं, चलिए इसे समझिए, ठीक है। ये तो कंटिन्यू हो रहा है, इसमें देखिए धीरे यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं ना कि अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा था यहाँ से, नहीं बताया था क्या, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या रहा है, जा रहा है। अच्छा मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ आएगा, एंट्री मारेगा, एंट्री मारेगा ना। तो अब मान लीजिए ये तुम्हारा नहीं है लगन से, मान लीजिए नहीं है तो तुम्हारा अधूरा है ये, अब ये तुम्हारा वापस लेके आएगा, ये तब जाए क्रिया होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। अब मान लीजिए तुम्हारा 2 लिख रहा था, 2 किसके बजाएगा, इसके बजाएगा क्या। तो पहले देखिए इसमें क्या था, तुम्हारा कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट देखिएगा Cu2+, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आ गया माइनस का, तो क्या बन गया, Cu बन गया ना फिर से। अरे 2 को लिया था और 2 को मैंने दे दिया वापस, तो फिर से कॉपर ना बन गया। समझ में आ रहा क्या, तो एक कंडीशन यहाँ बता जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए देखिए ये था ना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और ले रहा है, बात तो बराबर ना हो गया जी, तो बराबर हो गया तो कॉपर नहीं बनेगा क्या। और इसे क्या बोलेंगे, अपचयन यानी अर्ध अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, अर्ध यानी आधा अभिक्रिया है, इसका है तो अपचयन का। खड़े मतलब सही है। अब यहाँ देखना, जिंक था 2 को दे दिया तो बाहर निकाल दिया, क्या करें इसने, पहले था अब बाहर निकाल दिया। जिंक 2+ आने का मतलब 2 क्या हो गया, बाहर आ गया। अब बाहर आने को तो ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आई तो चीज क्या। चलिए आगे देखते हैं और क्या बता रहे हैं यहाँ पे। क्या बोल रहा हूँ, यह अभिक्रिया है डेंस के 2 भिन्न भागों में होता है। पहला अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है, दूसरा यानी इलेक्ट्रोड बोले थे ना, कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, जबकि ऑक्सीकरण अर्थ यानी अभिक्रिया किस पर होता है, तो जिंक क्लोराइड पर होता है। देखिएगा 2 ऐसा मार्क था ना, यहाँ पे क्या होगा, जिंक पे ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन। अरे यार समझ क्या, यानी उपचयन और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, उपचयन अपचयन ना बोले ज्यादा अच्छा रहेगा। सेल के ये 2 भाग कौन है, अर्ध सेल या रिडॉक्स युग्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स युग्म भी कहा जाता है, और इसे कहते हैं एक तरह से। और कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल एवं जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहा जाता है। कहने दो, कहने से क्या होता है, नाम है बहुत सारा, हम विभिन्न अर्थ के बारे में देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमें इसका पढ़ाने एक ही मकसद है, मैं तो पीडीएफ दे दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आप पीडीएफ देना बाकी रह गया बस। तो चैप्टर शुरू होगा कल तो उस समय दे देंगे, और ये पढ़ा दूंगा ना तो तुमको दिमाग में बैठ जाएगा, एक पॉइंट बैठ जाएगा। किताब भाई और से नोट्स वाला मिल रहा है क्या, तो मिलेगा सेम टू सेम, हर कहीं उसमें कम कम लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा ज़्यादा लिखा हुआ है, तो बस समझ तो आ रहा है लैंग्वेज इसका। इस समय तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट काम है, इसमें समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें तो लिखा लो नहीं, अगर अगर लिखा है क्या, अभी बताओ, तुम्हें बताओ, देखो यहाँ पे लिखा है अगर अगर, कहीं भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, खाली 11 से तो दे दिया, दिया 11 से तो जी, तो जितना डीप में पढ़ा उतना डीप में पूछेगा भी पेपर में, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि उतना दे भी नहीं रहा है। समझ में आया क्या, सिंपल से पूछेगा 11 से तो कार्य बता दीजिए हमको, बस इसी में हम खुश हो जाएंगे। नहीं बता दोगे क्या, 11 से 2 काम क्या है, नहीं बता दोगे, बोले तुम्हारा एनोड कहाँ पे, यानी कि जिंक में क्या उत्पन्न होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, नहीं बता दोगे, ऐसा आता है क्वेश्चन। एक आध बार टफनेस आ गया वो अलग बात है, पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं रहता ऐसा। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम विभिन्न अर्ध सेलों तो पढ़ लेते ना, नहीं देखिए हम विभिन्न अर्ध सेलों के संयोजन से डेंसल सेल जैसी संख्या असंख्यक गैल्वेनिक सेल की रचना कर सकते हैं। बहुत सारे अर्ध सेल की वजह से क्या बना सकते हैं हम लोग, डेनियल सेल बना सकते हैं, बहुत सारा। प्रत्येक अर्ध सेल में धात्विक इलेक्ट्रोड वैद्युत घटन में निमज्ज यानी डूबा रहता है। निमज्ज में क्या होता है, डूबा रहना। हर एक इलेक्ट्रोड किसमें रहता है, पानी में डूबा रहता है, कौन सा, तो धात्विक में, वैद्युत घटन में, ठीक है। आगे देखते हैं, दोनों अर्ध सेल बाहर से एक वोल्टमीटर एवं एक स्विच के माध्यम से धात्विक तार द्वारा जुड़े रहते हैं, और दोनों अर्ध सेल के वैद्युत घटन चित्र 3.1 में दिखाया गया था, दिखाया था ना अभी। और इसके लवण सेतु द्वारा जुड़े जाते हैं, किसे जोड़ते हैं हम लोग, लवण सेतु द्वारा जुड़े जाते हैं। काफी का मतलब कभी कभी दोनों के इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत घटन में निमज्जन करता है, ऐसी स्थिति में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। बताया था आपको 10वीं क्लास में, हम लोग पढ़े थे 10वीं क्लास में, ये तुम्हारा जिंक है, तुम्हारा क्लोरीन है, ये बताया था जी, मतलब कॉपर जिंक है, एक ही में जुड़ा हुआ है, और पढ़ाई भी तो है। इस समय लवण से तो जरूरत पड़ेगा, इसमें है नहीं, दूगो बिखर तो पड़ेगा ही नहीं,
लवन से तो काम क्या होता है, दो को जोड़ना होता है, वही जोड़ना होता है जी। और उसका इसमें तो बोल रहा है साफ साफ, तो देखिए कीमत देखिए क्या बोले इसने, यहाँ से बोल रहा है कभी कभी दोनों ही इलेक्ट्रोड जो एनोड और क्या था कैथोड एक ही विद्युत अपघटन में नियमित यानी डूबा हुआ रहता है ना जी। फिर क्या बोला, ऐसी स्थितियों में क्या होता है, लवन सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। क्लीन, चलिए देखिए यहाँ पे प्रत्येक इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दिख रहा क्या, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रत्येक इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन अंतरापृष्ठ पर धात्विक आयनों की प्रवृत्ति विलयन से निकलकर अधात्विक इलेक्ट्रोड पर जमा होने की होती है। ये बोल रहा है ना कि जो क्या बोलते उसे, जो विलयन में जो इलेक्ट्रॉन बहेगा ना किसके वजह से होगा, तो आयन की वजह से होगा। किसके वजह से होगा, ये आयनों की वजह से, ठीक है। और जो धातु वातु में होगा किसके वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझ में आ रहा है चीज क्या। और देखिए कहाँ पर था, यानी जमा होने लगती है, जिससे क्या होता है वह धनावेशित हो सके। उसी समय इलेक्ट्रोड के धातु के परमाणु की विलयन में आयनों के रूप में जाने व एवं इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, जिससे कि वह ऋणावेशित हो सके। क्या हो सके वो, मतलब देगा तभी ना, मतलब लेगा तो पॉजिटिव होगा, सॉरी लेगा तो क्या होगा वो नेगेटिव, देगा तो क्या देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। से यही बोल जा रहे हैं। सामान्यतः सामान्य साम्यावस्था पर आवेश का प्रतिग्रहण हो जाता है एवं दोनों विपरीत अभिक्रियाओं की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश हो जाता है। एक प्लस होता है, दूसरा क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन के मध्य विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, बताए थे हम लोग। ये तुम्हारा क्या एनोड विभव तुम्हारा और कैथोड विभव, ये बताया हो क्या। इतना सब छानने के बाद दो पार्ट पर पीडीएफ मिलेगा, इलेक्ट्रोड और एनोड और क्या बोलते कैथोड। देखिए जब अर्ध सेल अभिक्रिया में, अर्ध सेल होता है अर्ध सेल, जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज जितने उसके अंदर तुम्हारा अवन होता है, क्या लवन होता है, स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है, तो इलेक्ट्रोड विभव का मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। मैंने बताया था कि अगर एक हाइड्रोजन पावर प्रेशर और एक तुम्हारा क्या इसका क्या बोलते हैं वोल्ट है, तब तक तुम्हारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, एक मानक यानी स्टैंडर्ड कहलाएगा। और ये किसने कहा, विभव कहते हैं। इसे किसने कहा था, आईयूपीएसी के। आईयूपीएसी के नियम अनुसार मानक अपचयन विभव को अब मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। तो पहले क्या था, वो अपचयन विभव था, अब क्या है वो मानक इलेक्ट्रॉन विभव। किसके अनुसार, आईयूपीएसी के अनुसार, ठीक है। एग्लेर्नी सेल की वह अर्ध सेल जिसमें से ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती है। क्या कहलाता है वो, यहाँ लो एनोड का परिभाषा यहाँ से समझ में क्या, ग्लेर्नी सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड कहते हैं, बस। एवं विलयन के सापेक्ष इसका विभिन्न ऋणावेशित होता है। दूसरी अर्थ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है एनोड, नेगेटिव ना होता है जी। फिर भाई जो बोला ना वो सब लिखा हुआ है, समझ में क्या। जो मैं डायरेक्ट डायग्राम में माइनस और प्लस कर देता हूँ, ये भी लिखल है, पर समझे में आया तब ना, पढ़ो तब ना समझ में आएगा। तो सब चीज नहीं लिखा है, बताइए। तो एक पहले डायग्राम क्लियर हो तब जाके सब समझ आता है। और दूसरी अर्ध सेल जिसमें अपचयन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड कहलाते हैं। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं, ठीक है। एवं इसका विभव विलयन के सापेक्ष कैसा होता है, धनात्मक होता है, नहीं पॉजिटिव होता है। नहीं होता क्या, ये तो मैं पढ़ाने से पहले बता दिया। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक विभवांतर होता है एवं जैसे ही स्विच चालू या ऑन होता है ना, उस स्थिति में होता है, यानी इलेक्ट्रोड ऋणावेश से कहाँ होने लगता है, धनावेश की ओर। इलेक्ट्रॉन से धनावेश इलेक्ट्रॉन की ओर प्रवाहित होने लगता है। अब धारा के प्रवाह की दिशा क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। कुछ नहीं है यार, एगो मैप खाली बता रहे हैं, नहीं बता रहे क्या, वही है।